आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 50 लाख भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दल और उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार और ज्यादा तेज होता जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी प्रचार राज्य में कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल बेलगावी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन कर आपातकाल लगाकर लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी ऐसा पाप नहीं कर सकती, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंड्या जिले में रोड शो किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। योगी ने विजयपुरा में भी एक रैली को संबोधित किया। योगी ने कांग्रेस सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं की खामियों को गिनाया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बेलगावी में रोड शो किया। शिवराज ने कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो विकास करती है, जबकि कांग्रेस अच्छे कामों पर सवाल पूछती है। कांग्रेस का मोर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाला। उन्होंने श्रृंगेरी में एक जनसभा को संबोधित किया और चित्रदुर्ग में एक रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए लोगों से वोट मांगे और प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बोमई सरकार आरक्षण में वृद्धि का बचाव करने वाला हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रही है। कर्नाटक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीना ने बताया कि 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 16,04,285 मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल मतदाता अब 5,31,33,054 हैं। दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या 5,71,281 और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 12,15,920 है। मतदान केंद्रों की संख्या 58,282 से बढ़कर 58,545 हो गई है। मतदाताओं को मतदान की तारीख से 10 दिन पहले मतदाता पर्ची वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में स्वागत पहल के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इस योजना के पिछले लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। गुजरात सरकार इस पहल के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर स्वागत सप्ताह मना रही है। स्वागत की शुरुआत अप्रैल 2003 में प्रधानमंत्री द्वारा उस समय की गई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों की दिन प्रतिदिन की शिकायतों को त्वरित और समयबद्ध तरीके से हल करके उनके और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना था। स्वागत की विशेषता यह है कि ये आम आदमी को अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद करता है। ये हर महीने की चौथे गुरुवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री शिकायत निवारण के लिए नागरिकों के साथ बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक आवेदक को निर्णय के बारे में सूचित किया जाए। सभी आवेदनों की कार्यवाही ऑनलाइन उपलब्ध होती है। जब तक दर्ज की गई 99% से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम के 4 घटक हैं: राज्य स्वागत, जिला स्वागत, तालुका स्वागत और ग्राम स्वागत। स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम को सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही की बेहतर बनाने के लिए 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सहित कई पुरस्कार दिए गए हैं। सूडान में फंसे 297 भारतीय नागरिकों का 5वां जत्था कल देर रात INS तेग से पोर्ट सूडान
के सऊदी अरब के जद्दा के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत INS तेग जहाज पोर्ट सूडान से 297 यात्रियों के 5वें जत्थे को लेकर रवाना हुआ। इससे पहले 128 फंसे हुए भारतीयों का चौथा जत्था IFC 130J विमान से जद्दा पहुंचा। इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने निकाले गए भारतीयों के जत्थे का जद्दा हवाई अड्डे पर स्वागत किया। वहीं कल शाम को सूडान से निकाले गए 360 भारतीय नागरिकों का एक जत्था भारत लौट आया। योगी ने ट्वीट कर कहा कि सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत वापसी सुनिश्चित करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश वासियों को उनके घर तक निःशुल्क एवं सकुशल पहुंचाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत द्वारा पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित किए गए बेलारूस और ईरान के अलावा चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेने वाले रक्षा मंत्रियों के साथ के द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जहां द्विपक्षीय रक्षा संबंधी मुद्दों और आपसी हित के अन्य मामलों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से डोमिनिक गणराज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने कोलंबियाई समकक्ष आलवारो लेवा जुरान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और 2023 से 26 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद के मुद्दे पर भी चर्चा की और स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। साथ ही साथ हिंद प्रशांत सहित वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबिया के सीनेट के दूसरे उपाध्यक्ष होनोरियो हेनरिकेज से भी मुलाकात की और स्वास्थ्य सहयोग, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों के राज्य सचिव हेलेन वुडलिगर के नेतृत्व में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। EFTA के सदस्य देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। दुबई में आयोजित ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन में स्थापित स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन भारतीय महावाणिज्य दूत डॉक्टर अमन पुरी ने किया। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सहयोग से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में विश्व व्यापार केंद्र में आयोजित गेटेक्स 2023 में लगी प्रदर्शनी 28 अप्रैल तक आयोजित होगी। इस प्रदर्शनी में भारत के 30 से अधिक विश्वविद्यालय और भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं भाग ले रही हैं। पंजाब पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव बादल में दोपहर 1 बजे होगा। गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां जारी हैं। प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। भक्तों के दर्शन के लिए कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। इस दौरान मंदिर को करीब कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और बैंड की धुनों के बीच धाम के कपाट खुले। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में 10 सुरक्षाकर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। अरनपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादी की उपस्थिति के बारे में एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर जिला रिजर्व गार्ड DRG की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सली हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं इस हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत Y20 प्री समिट का उद्घाटन सत्र आज लद्दाख में होगा। स्वास्थ्य और कल्याण पर एक सत्र का आयोजन भी होगा।
सम्मेलन में 30 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये बैठक अन्य हितधारकों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगी और युवाओं के विकास में योगदान देगी। सम्मेलन 5Y20 विषयों पर केंद्रित है, जिसमें साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा सहित नवाचार और 21वीं सदी के कौशल जैसे विषय शामिल हैं। ये समिट खुली चर्चा, प्रस्तुतिकरण और परस्पर संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराएगी, जो युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए और उनके विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने का ध्यान केंद्रित करेगा। G20 के तहत भुवनेश्वर में चल रही तीसरे शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। परिचर्चाओं के अलावा बैठक में ओडिशा के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। परिचर्चाओं के अलावा बैठक में ओडिशा के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रतिनिधियों को इसमें ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव कराया जाएगा और राज्य के इतिहास और परंपराओं के बारे में जानने का और समझने का अवसर भी मिलेगा। संगोष्ठी के अंतिम दिन सभी प्रतिनिधि ओडिशा स्थित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कोणार्क मंदिर को देखने जाएंगे। ये मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे एक ड्रोन पर गोलीबारी कर उसे नष्ट कर दिया। बीएसएफ ने कहा कि ड्रोन ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और अमृतसर सेक्टर में सीमा चौकी राजाताल के क्षेत्र में इसका पता चला। बीएसएफ ने इसके साथ लगभग 2 किलो नशीला पदार्थ भी जब्त किया, हेरोइन भी जब्त की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पीआरआरसी सेंटर दिव्यांगों को नया जीवन दे रहा है। समाज कल्याण विभाग के निर्देशों के अनुसार यहां पर कृत्रिम अंग फ्री में प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 3781 लोगों को 5284 कृत्रिम अंग दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंडला जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शिवराज सिंह चौहान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले हुए हैं। सरकार ने देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का फैसला किया है। राज्यों में मेडिकल कॉलेज के पास ही 1570 करोड़ की लागत से बीएससी नर्सिंग होम खुलेंगे। नए कॉलेज 24 महीने में राष्ट्र को समर्पित होंगे। कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसमें देश में ही मेडिकल डिवाइस बनाने और विदेशों में निर्यात करने पर भी जोर दिया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में इफ्को सदन में इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर्स का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इफ्को नैनो तरल पदार्थ भूमि संरक्षण में बहुत मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि डीएपी तरल होने पर भूमि का नुकसान बहुत कम होता है, जिससे प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने और राज्य की वितरण कंपनियों को कम लागत पर मांग पूरा करने में मदद करने के मकसद से बिजली आपूर्ति के नियमों में संशोधन किया है। बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है। विद्युत मंत्रालय ने राज्यों से खासकर जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली पर कर या शुल्क नहीं लगाने को कहा है। साथ ही इस प्रकार के लगाए जा चुके कर को वापस लेने को भी कहा गया है। अग्रणी डिजिटल भुगतान ब्रांड पेटीएम का स्वामित्व रखने वाली 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने बुधवार को केदारनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को पेटीएम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेटीएम यूपीआई या वॉलेट का उपयोग कर दान करने में सक्षम बनाया। फ्लाई 91 को नागर विमानन मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी दे दिया है। कंपनी की क्षेत्रीय स्तर पर उड़ान सेवा शुरू करने की योजना है। चाको ने पीटीआई भाषा से कहा है कि क्षेत्रीय एयरलाइन का मुख्यालय गोवा में होगा और ये एटीआर 72-600 विमान के बेड़े का परिचालन करेगी।
विशिष्ट पहचान संख्या आधार के जरिए मार्च 2023 में करीब 2.31 अरब सत्यापन किए गए। ये देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रगति और आधार के बढ़ते इस्तेमाल को दर्शाता है। मॉन्डली के कैडबरी बॉर्नवीटा पर अप्रैल की शुरुआत में हुए विवाद के बाद अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने इसके निर्माताओं से सभी भ्रामक विज्ञापनों, पैकेजिंग और लेबल की समीक्षा करने और फिर उन्हें हटाने के लिए कहा है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023 के लिए 22% राजस्व वृद्धि 8,014 करोड़ रुपए दर्ज की। शुद्ध लाभ 1,170 करोड़ रुपए था, जो कि 22% की वृद्धि वर्ष दर वर्ष भी था। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने पूरे देश में अपनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर पहुंच का विस्तार करने की योजना के तहत कई अन्य शहरों के साथ गुड़गांव में अपने 2 नए ओला एक्सपीरियंस सेंटर के लॉन्च की घोषणा की है। और ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेजन फैशन ने भारत के पहले नेक्स्ट जेन स्टोर की लॉन्च की घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्स अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष में कम से कम 459 लोगों की मौत हो गई है और 4,000 से अधिक लोग घायल हो गए। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि सूडान की राजधानी में केवल 16% स्वास्थ्य सुविधाएं काम कर रही हैं। आवश्यक सेवाओं की कमी के कारण अधिक मौतें हो सकती हैं। सूडान में जारी संघर्ष में अधिकांश सूडानी चाद जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि लगभग 20,000 शरणार्थियों ने अब तक यात्रा की और जारी लड़ाई से और अधिक विस्थापन होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी ने कहा कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से $4.62 अरब धनराशि की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने कहा है कि अफगानिस्तान लगातार तीसरे साल सूखा, लगातार दूसरे साल भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरियाई नेता यून सुक येओल ने उत्तर कोरिया के मिसाइलों और बमों के बारे में चिंता के बीच परमाणु वृद्धि को रोकने के लिए सहयोग को गहरा करने के लिए बुधवार को व्हाइट हाउस वार्ता की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उत्तर कोरिया की कार्रवाई प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन है। बोलीविया की सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ फासिल को अपने नियंत्रण में ले लिया। एक वरिष्ठ सरकारी वित्तीय अधिकारी ने बुधवार को कहा कि पुलिस ने कथित कुप्रबंधन के लिए कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया। IPL में बुधवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 21 रनों से हरा दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 3 जीत हासिल करने वाली MS धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स आज राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला करेगी। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने दुबई में चल रहे एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने चीनी ताइपे की वेन चीसू को 21-15, 21-20 से हराया। वहीं विश्व चैंपियनशिप में पूर्व रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत आसान जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने अदनान इब्राहिम को 21-13, 21-8 से हराया। भारतीय शटलर HS प्रणॉय ने भी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। HS प्रणॉय ने अपने प्रतिद्वंदी को 21-14, 21-9 से मात दी। भारत की स्टार शटलर जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली है। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को 21-14, 21-17 से हराया। राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने इंडोनेशिया की लैनित्रिया मायसारी और लिब्का सुगियार्टो को 17-21, 21-17, 21-18 से मात देकर अंतिम 16 में बनाई जगह। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत के लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन
24वीं रैंकिंग के लक्ष्य सेन को दुनिया के 7वें नंबर के लो कीन यू ने 21-7, 23-21 से पराजित किया। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिश्रित युगल स्पर्धा में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। शुरुआती मैच में रोहन और सिक्की की जोड़ी ने चेंग पेंग सुन और ची यी सू की मलेशियाई जोड़ी को हराया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के महिला एकल वर्ग की शुरुआती स्पर्धा में भारत की मालविका बंसोड़ को हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के पहले दौर में मालविका को जापान की अकाने यामागुची के हाथों 25-23, 21-19 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। पुरुष युगल स्पर्धा में भारत के पीएस रवि कृष्णा और शंकर प्रसाद कुमार की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। रवि कृष्णा और शंकर प्रसाद की जोड़ी को काई वुन टी की मलेशियाई जोड़ी ने 21-12, 21-17 के अंतर से हराया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शरत कमल और मानिका बत्रा 20 मई से 28 मई तक चलने वाली विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 11 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर 8 अक्टूबर तक होना है। इसके लिए ट्रायल का आयोजन तेलंगाना की ज्वालागुटा अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के खिताब के लिए मैनचेस्टर सिटी ने एक बार फिर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। मैन सिटी ने आर्सेनल को दी है 4-1 से मात। मैन सिटी की टीम की ओर से केविन डी ब्रुइन और एरिगल हालांड जीत के हीरो रहे। दूसरे पायदान काबिज सिटी की टीम अब आर्सेनल से महज 2 अंक पीछे है। एपीएल में देर रात खेले गए मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड ने चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। फ्रैंक लैम्पार्ड की वापसी के बाद से चेल्सी ने लगातार 5वां मैच गंवाया है। इस हार के कारण चेल्सी अंक तालिका में 11वें स्थान पर खिसक गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में लिवरपूल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ लिवरपूल छठे पायदान पर पहुंच गया है। स्पेनिश लीग ला लीगा में शीर्ष पर काबिज बार्सिलोना को हार का सामना करना पड़ा है। रेयो वैलकानो ने बार्सिलोना को 2-1 से मात दी। इस सत्र में बार्सिलोना की 30वीं हार है। 1 मई 2023 मेट गाला का आयोजन होने जा रहा है। इस रेड कारपेट पर प्रियंका चोपड़ा अपना जलवा बिखेरने वाली हैं। बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल की आने वाली फिल्म आजम 19 मई को रिलीज होगी। टीवी और फिल्म अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन ने फिल्म अनलॉक जिंदगी का हिस्सा बनने और पर्दे पर मां की भूमिका निभाने के बारे में बात की। बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा की आने वाली फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। द केरल स्टोरी में अदा शर्मा लीड रोल में हैं, जो हिंदू परिवार की शालिनी उन्नीकृष्णन का रोल प्ले कर रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा की आने वाली फिल्म छत्रपति के गाना बरेली के बाजार में टीजर रिलीज हो गया है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के महानायक रजनीकांत की आने वाली फिल्म थलाइवा 170 में सुपरस्टार सूर्या कैमियो करते नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की वेब सीरीज दहाड़ का टीजर रिलीज हो चुका है। राम जन्मभूमि पर आधारित फिल्म 695 के लिए दलेर मेहंदी ने गाना रिकॉर्ड किया है। फिल्म श्री राम जन्मभूमि के 500 वर्षों के संघर्षों पर आधारित है। नयनतारा के बाद अब फिल्म एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु का एक मंदिर में आंध्र प्रदेश के एक गांव में बनाया जा रहा है। अभिनेत्री अनुष्का कौशिक का कहना है कि आत्मरक्षा के लिए प्राथमिक स्कूलों में कक्षाओं के दौरान बच्चों को मार्शल आर्ट की शिक्षा दी जानी चाहिए। हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक जेम्स गन RRR देखने के बाद एक्टर जूनियर NTR से काफी खुश हैं। एक बार फिर बिपाशा ने देवी संग अपना क्यूट वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में मां बेटी मुंबई के मौसम का लुत्फ उठाती हुई नजर आ रही हैं। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के खिलाफ FIR पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पीड़िता की सहमति से रद्द नहीं हो सकता केस। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि पार्टियां सहमति दे रही हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार के तहत एक प्राथमिकी को रद्द किया जाना चाहिए। हमें प्राथमिकी के कंटेंट को देखना होगा।